तो आप राजनीति की तरफ कभी गए नहीं, मन नहीं किया? मैं कभी नहीं गया, मुझे कोई ना शौक था ना इंटरेस्ट था। इनको ये लगता है कि अब जो बचा है, क्योंकि किसी से हम लोग कुछ मांग नहीं सकते, हाथ फैला नहीं सकते, तो जो बचा है उसको भी मैं अगर समाप्त कर दूं तो ये बहुत समझदारी नहीं होगी। ये राजभवन में कोई जा नहीं सकता जी। लोग को भय था। वो भय को तोड़ने के लिए हमने कहा भाई आप लोग आइए, देखिए क्या है क्या नहीं रहा, इसलिए हमने खोला। राजा साहब रात भर शादी में बैठे रहे। उनके एक तरफ राज्यपाल थे और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री थे। उनके दाएं बाएं दोनों लोग बैठे थे और इस तरह से बैठे थे जैसे लगता था कि उनको कोई काम नहीं है। 1803 में हाईकोर्ट के मुकदमे का कागज मेरे नज़रों से गुजरा, जिसमें जौनपुर रियासत की वैल्यू थी 30 लाख रुपए। तो अब ये 2025 चल रहा है जी। 1803 2025 में तो बहुत चीज़ों में बदलाव आया होगा जी। और मतलब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो तमाम चेहरे थे वो यहाँ पर आया बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। जितने भी जौनपुर में पुराने स्कूल हैं सब हमारी जमीनों पर हैं। जब उनका अंतिम यात्रा निकला था इस हवेली से 9/9/99 का दिन था। अब ये डेट ऐसा है कि ऐतिहासिक है, अंक गणित के हिसाब से। राजा शुरू से जनसेवक रहा है जी। वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए जो काम होता रहा आप करते आए। सब होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक की सियासत में रियासत। ये सीरीज हमने शुरू की है और इसमें सबसे पहले आज हमारी बातचीत होगी राजा जौनपुर से, जो जौनपुर के राजा रहे, राजनीति में इनका परिवार रहा और अब राजनीति में नहीं है। तमाम सारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राजा जौनपुर 12वें जो राजा हैं यहाँ के, अमरिंदर दुबे जी। राजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पोल टॉक के सियासत में रियासत में। ये सीरीज जब हमने शुरू की थी तो हमने सोचा था कि एक ऐसे राजा को हम पहले बातचीत करेंगे जो जनता में भी लोकप्रिय रहे, अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि राजा जौनपुर जो है परिवार, जो आपके दादा, आपके पिताजी दोनों राजा जो रहे, राजनीति में रहे, 2 बार आपके पिताजी सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, एक बड़ा नाम रहा। राजनीति को कैसे देखते थे आप लोग? देखिए, राजनीति तो उनके दोनों के, हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर, उनको शौक था और वो लोग राजनीति में लगा थे। मैं तो लखनऊ में रहता था जी। और वहाँ पढ़ता था जी। और छुट्टियों में यहाँ आता था, थोड़ी दिन रह के चला जाता था। तो ज़्यादा मुझे राजनीति के बारे में नहीं। लेकिन जब आप आते रहे होंगे उस दौरान आपके पिताजी सांसद थे, मंत्री, अब विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, एक बड़ा परिवार आपका जो हमेशा ये कहा जाता है कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। वो यहाँ पर जब यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ते थे, कैंप कार्यालय था, कैसे इन चीज़ों को देख पा रहे हैं उस दौरान जो चीज़ें हो रही थी? उस जमाने में लोग आते थे, अपनी राजनीति के बारे में सब चर्चाएं होती थी जिसके अंदर मैं भाग नहीं लेता था। तो आप राजनीति की तरफ कभी गए नहीं, मन नहीं किया? मैं कभी नहीं गया, मुझे कोई ना शौक था ना इंटरेस्ट था। अप्रोच तो हुआ होगा पार्टियों के द्वारा? पार्टियों द्वारा प्रपोजल्स काफ़ी आए जी। मगर हम डिक्लाइन करते चले, राजनीति की तरफ नहीं जाना था। नहीं। तो राजा जौनपुर ने जो एक यहाँ पर अपना नाम बनाया, जो लोग अभी भी याद करते हैं आपके काम को, किस तरीके से रियासतों का यहाँ पर काम रहा, अगर हम उस पर चर्चा करें? देखिए, चाहे जौनपुर रियासत रही हो या भारत की अन्य रियासतें रही, उसको मैं राजनीति नहीं कहूँगा उनके काम में। उन्हें जनता के प्रति शिक्षा, मेडिसिन, रोड सारी प्रोवाइड की। उसको राजनीति कहना उचित नहीं, क्योंकि जनता की सेवा वो शुरू से हर रियासत करती आई है।
राजा शुरू से जनसेवक रहा है जी। वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए जो काम होता रहा आप करते आए। सब होता है। एक और मैं पढ़ रहा था कि अभी आपने राजभवन को लोगों के लिए खोल दिया है, तो ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं लगातार राजा एक मिथ थी जी कि राजभवन में कोई जा नहीं सकता, जी लोग को भय था। वो भय को तोड़ने के लिए हमने कहा भाई आप लोग आइए, देखिए क्या है क्या नहीं रहा, इसलिए हमने खोल दिया। अच्छा, आपने खोल दिया। एक मैं पढ़ रहा था कहीं राजा जी कि आपके पिताजी ने भू आंदोलन में 4000 से अधिक एकड़ जमीन दान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की चीजें जो होती आई हैं, अब क्या वो घटनाक्रम था, कहाँ से प्रभावित हुए, क्या रहा, क्यों करना पड़ा ऐसा? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जौनपुर रियासत हो या अन्य रियासत हो, इसमें सब यही होता था। जितने भी जौनपुर में पुराने स्कूल हैं सब हमारी जमीनों बने, अब पीजी कॉलेजेस हो गए। उसी प्रकार हर रियासत यही करती थी। भूदान का स्कीम चली तो जो सरप्लस लैंड हम लोग की थी उसको दान दे दी गई। हम लोग लगातार कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोग जानते हैं ब्राह्मण राजघरानों में 2-3 घराने थे, एक आप राजा जौनपुर, दरभंगा और गोंडा। तो कैसे देखते हैं उस समय के दौर को, उस समय जो आपकी जो राजघराने थे किस तरीके से काम करते थे? आपको लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं? उसमें बड़ा परिवर्तन आ चुका है और वो परिवर्तन बताना बड़ा मुश्किल है, वो आपको स्वयं देखना। समय समय परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, आप भले राजनीति की तरफ नहीं गए लेकिन आप मानते हैं कि सियासत में जाकर के रियासतों को एक बेहतर काम करने का मौका मिल पाता है? ये अपने अपने शौक हैं, हमें ये शौक कभी रहा नहीं। हम अपने हिसाब से सबका काम करते हैं। अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जनता से कनेक्शन तो आपके अभी भी जुड़ाव है, लोग आते हैं, मिलते हैं। जनता के साथ सबकी मरनी करनी, शादी ब्याह में मैं उपस्थित होता हूँ। पहुँचते हैं आप? जी। आपका संदेश या आप पहुँचते हैं? जी। तो कभी जनता में नहीं हुआ कि आप राजनीति में आए? नहीं, लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ा दबाव था, मगर हम आना नहीं चाहते थे। जबकि आपके यहाँ बताते हैं कि बहुत सारे नेता कई बार अप्रोच किए, हम लोग सुनते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कह नहीं सकता। तो एक आखिरी सवाल करूंगा कि हमारी जो सीरीज है सियासत में रियासत, दुनिया भर के, भारत के अलग अलग राज्यों के राजा रानियां, उनके जो अलग अलग वंशज हैं वो सब जुड़े हुए हैं। जौनपुर रियासत कैसी रियासत थी? देखिए, जो पुराने कागजात हमने देखे हैं जी, 1803 में हाई कोर्ट के मुकदमे का कागज मेरे नज़रों से गुजरा, जिसमें जौनपुर रियासत की वैल्यू थी 30 लाख रुपए। 1803 और जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर में जमींदारी थी। ये सारी जौनपुर रियासत में थी? जी, ये हाई कोर्ट के आदेश के हाशिए में सब लिखा हुआ था। तो अभी ये 2025 चल रहा है। जी। 1803 2025 में तो बहुत चीज़ों में बदलाव आया होगा। जी। और हम लोग के पास 3 किले थे, जौनपुर, सीकर और एक मिर्ज़ापुर में था। सीकर कौन, जो राजस्थान में? नहीं, सीकर मिर्ज़ापुर रोड पे। अच्छा, 3 किले राजा जौनपुर के थे। 1857 की गदर के बाद ये तीनों किले सरकार में थे। तो इन तीनों किलों का आप लोगों ने सरकार को दे दिया। अभी अपने पास एक ही किला है जौनपुर। अब कुछ नहीं। आपने समय दिया, वो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजा जौनपुर 12वें नरेश। इनसे हमने समझा, ये पूछा कि राजनीति जिस तरीके की चर्चा होती है, एक राजा
कई राजघराने हैं जो राजनीति से चिपके हैं, जो काम कर रहे हैं वहां पर वर्षों से, उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां शासन कर रही हैं, चाहे वो ग्वालियर घराना हो, चाहे जयपुर घराना हो, चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर का हो, या तमाम जो राजघराने हैं, गायकवाड़ घराना हो। लेकिन राजा जौनपुर कह रहे हैं कि इनकी इच्छा नहीं थी राजनीति में जाने की। हालांकि इनके पिताजी, इनके दादा, दोनों लोगों ने राजनीति की है, बड़ा नाम रहा उनका, एक बड़ा उनका रुतबा रहा है और कई पदों पे रहे। लेकिन इनका कहना है कि राजनीति पसंद नहीं है, राजनीति में नहीं जाना चाहते। मैं इस समय हूँ राजा जौनपुर की हवेली पर। मेरे साथ मौजूद हैं इतिहासकार, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अखिलेश्वर शुक्ला। इनसे समझूंगा कि राजा जौनपुर यादवेंद्र दुबे किस तरीके से राजनीति में थे, क्या करते थे। इन तमाम सारे सवालों का इनसे जवाब देने की कोशिश करूंगा और ये भी समझूंगा कि रियासतों का किस तरीके से काम हो रहा था। पहले आपको बहुत स्वागत है पोल टॉक पर। आपका भी। आप राजस्थान से आए और ये 52 बीघे की हवेली की चर्चा आप कर रहे हैं, और इस रियासत की एक लंबी हिस्ट्री रही है, लंबा इतिहास रहा है, और राजनीति में बड़ी भूमिका रही है, और आप इनको कवर करने के लिए जौनपुर में पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और जहाँ तक आप राजा जौनपुर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो अभी के राजा तो 12वें नरेश हैं, राजा अवनिंद्र दत्त दुबे जी। इनके पिताजी राजनीति के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी थे, और आप ये कह सकते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक व्यक्ति कोई मिल लेता था जब एक बार, तो उसका नाम पता सब याद रखते थे। वो स्मरण शक्ति की कोई तोड़ नहीं था उनका, कोई कहीं उतनी स्मरण शक्ति शायद किसी में हो। तो स्मरण शक्ति के धनी थे, और उनकी एक लाइब्रेरी भी है हवेली में। वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे, जानकार थे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, और उन्होंने 7 पुस्तकें भी लिखी हैं, और 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनकी। अच्छे शिकारी थे, राजनीति के साथ साथ और भी योग्यताएं उनके अंदर थी। राजनीति में आप जान रहे होंगे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, तो उनका राजनीतिक करियर बहुत ही ठोस साउंड रहा है। और ये 52 बीघे की हवेली जो राजा जौनपुर की है, ये कभी राजनीतिकों का अड्डा हुआ करता था। मैं उसी पाऊंगा कि एक तो 52 बीघा इसका नाम है, या जगह 52 बीघा में बना हुआ इसलिए कहते हैं इसको? नहीं, 52 बीघे इसकी सराउंडिंग में जो जमीनें हैं वो 52 बीघे में, वो 52 बीघे हैं। 52 बीघे में। तो ये कहते हैं कि ये तो कभी भाजपा की जनसंघ के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ ये हवेली। यहीं पर रणनीति बनी, मंत्रणा बनी, यहीं से बड़े बड़े नेता तय हुए, बड़े बड़े लोग तय हुए। कहते हैं जनसंघ की स्थापना की जो बात हो रही थी यहीं पर हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जहाँ से भी आपको ये जानकारी हुई है, बिल्कुल सही जानकारी है। और वो समय ऐसा था कि कांग्रेस पूरे देश में थी। कांग्रेस के अलावा कोई राजनीतिक दल और थे नहीं, और कुछ ऐसे नेता थे जो छोटे छोटे दल बनाकर और एक तरह से सामाजिक सेवा में लगे हुए थे, और राजनीतिक कार्य कुछ करते थे। लेकिन पहली बार कांग्रेस बना था, और कांग्रेस के बाद ये ऊहापोह चल रहा था कि अब जो राष्ट्रीय आंदोलन की गति है उसमें कांग्रेस पर विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अविश्वास की स्थिति लोगों के अंदर आ रही थी। वैसे में जनसंघ की स्थापना हुई, और उस जनसंघ की स्थापना इसी हवेली में, राजा जौनपुर की हवेली में, पूरी रणनीति तैयार हुई, पूरा मसौदा तैयार हुआ, और जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनका नाम आप सुनते हैं वो सब यहाँ जमे हुए थे, और रात को देर देर तक मीटिंग हुआ करती थी। और मतलब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो तमाम चेहरे थे वो यहाँ पर आया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मतलब इन लोगों का जो नाम आप ले रहे हैं, इसके अलावे भी वैसे यहाँ तो राजनीतिज्ञ प्रायः अन्य दलों के भी आते रहे। और आप ये समझ लीजिए कि भाजपा के जो भी शीर्ष नेता आप देख रहे हैं आज, कभी उस समय बच्चे हुआ करते थे लोग, वो लोग भी यहाँ आते रहे। और आडवाणी जी और वाजपेयी जी, ये लोग तो प्रायः
यहाँ आते रहते थे। तो आपका क्या कोई संस्मरण है राजा साहब यादवेंद्र दुबे जो यहाँ के एमपी रहे, जौनपुर से विधायक भी रहे, क्या कुछ यादें हैं आपकी? राजा जौनपुर के बारे में एक प्रसंग मैं बता दूं हम्म। कि जब उनका अंतिम यात्रा निकला था इस हम्म। हवेली से, हम्म। 9/9/99 हम्म। का दिन था। हम्म। अब ये डेट ऐसा है कि ऐतिहासिक है, अंक गणित के हिसाब से हम्म। 9 सर्वोच्च अंक होता है। हम्म। तो 9/9/99 को उनकी मतलब वो दिवंगत हुए थे। और वो जो यात्रा यहाँ से निकला राम घाट तक का, वो ऐतिहासिक था, न भूतो न भविष्यति। यहाँ से हवेली से जो कारवां लोगों का हुजूम जो निकला, वो वहाँ राम घाट तक टूटा नहीं कहीं। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जौनपुर उमड़ पड़ा हो। और उस तरह का यहाँ के लोग बताएंगे कि ऐसा कभी जो है शव यात्रा नहीं निकला था। उसमें गृह राज्य मंत्री भारत सरकार भी उपस्थित थे, और बहुत सारे नेता, व्यापारी, बड़े घराने के लोग, सामान्य जन, सभी लोग उसमें हिस्सा लिए थे। और एक अच्छी बात ये है कि उनको यह आभास था इस बात का कि अब मुझे जाना है। तो एक चंदन का पेड़ था यहाँ हवेली में, उसको कुछ ही पहले उन्होंने कटवाया था और कटवा कर रखवा दिया था उसकी लकड़ी। और ये कहा था कि इसी लकड़ी से हमारा शव दाह होगा, हमारा अंतिम संस्कार में ये काम आएगा। और उस लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से उनको जलाया गया। और उस समय की यात्रा का तो वर्णन मैं आपको कर दिया। और लेकिन ये भी है कि जिस जगह पे उनका शवदाह हुआ, उनको जलाया गया, वो मूल जगह, वहाँ की आग आज तक बुझी नहीं है। अच्छा। आज तक वो आग जल रहा है। और उस आग का इस्तेमाल अन्य अन्य शव को जलाने के लिए किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि जब उनका स्वर्गवास हुआ, दिवंगत हुए, उस दिन बड़ी एक ऐसा घटनाक्रम रहा, 9/9/99 का जो एक सब अंकी जो तुलना जो बातें हुई। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सारे राजघराने जब राज परिवार राजनीति में तब आया जब उनका सब कुछ खत्म हो गया, सरकार ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। क्या राजा जौनपुर उस स्थिति में थे या वो राजा रहते हुए राजनीति में आए थे? राजा जौनपुर जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, वो जन्म ही राजा के कोख से लिए, और स्वयं भी राज्याभिषेक से राजा थे। और उस समय पूरी पारंपरिक विधि विधान से उनका राज तिलक हुआ था, राजा जौनपुर का। और उसके बाद वो राजनीति में भी आए, तो अपने को राजा की ही तरह। अब एक प्रसंग और आपको मैं बता दूं, समझ में आ जाएगा कि जब जिस समय वो प्रतिपक्ष के नेता थे, तो अभी वर्तमान राजा साहब की शादी थी, लखनऊ में ही शादी हुई है, भार्गवा परिवार है वहाँ, हवेली है उनकी आज भी है, इनके ससुराल की। तो बारात वहाँ गई हुई थी। राजा साहब रात भर शादी में बैठे रहे। उनके एक तरफ राज्यपाल थे और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री थे। उनके दाएं बाएं दोनों लोग बैठे थे, और इस तरह से बैठे थे जैसे लगता था कि उनको कोई काम नहीं है। तो इससे उनके हस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो दौर ऐसा था कि उनके पीए जो कल्याण सिंह थे, वो आगे चलकर मुख्यमंत्री हुए। वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे राजा साहब के। और राजा साहब अगर कोई पत्र कभी भेजते थे या किसी को भेजते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो पहले उस पत्र को माथे लगाते थे कल्याण सिंह, उसके बाद उसको पढ़ते थे। तो ये राजा साहब का कद था, ये राजा साहब की हैसियत थी। और ये सभी जानते हैं, ये बताने की भी नहीं जरूरत है कि उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी दल या राजनीतिक पार्टी का झंडा का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी गाड़ी, अपने एक राजसी जो भी झंडा है वो उनके गाड़ी में लगा होता था, फ्लैग। और वो जब निकलते थे यहाँ से,
तो सामने अटाला मस्जिद है, वहाँ जितने लोग बैठे होते थे वो सब खड़े हो जाया करते थे उनकी गाड़ी जब गुजरती थी। ये उनकी मतलब सम्मान और प्रतिष्ठा की स्थिति थी। और दो बार बीबीसी लंदन का मुझे याद है, चर्चा पुराने लोग करते हैं कि एक बार बीबीसी लंदन ने कहा था कि प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं और कांग्रेस में पूरा देश था, लेकिन कोई कांग्रेसी राजा साहब के विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर लोकसभा सीट से। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा कि जिस तरीके से जौनपुर में कई रियासतें रही, छोटी बड़ी जैसी भी रही, लोग राजनीति में कुछ रियासतें आना चाहती हैं और वर्तमान जो राजा साहब वो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती उसका कारण है और बहुत ही स्पष्ट कारण है, ये मैं नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जान रहा है कि राजा जौनपुर राजनीति में रहकर अपना बहुत नुकसान किए हैं। आर्थिक नुकसान? आर्थिक नुकसान और पूरे मतलब अपनी संपत्ति को राजनीति के हवाले कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। और ये वर्तमान राजा जो 12वें नरेश हैं, राजा अवनिंद्र दत्त जी, इनको ये लगता है कि अब जो बचा है, चूंकि किसी से हम लोग कुछ मांग नहीं सकते, हाथ फैला नहीं सकते, तो जो बचा है उसको भी मैं अगर समाप्त कर दूं तो ये बहुत समझदारी नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है और जौनपुर के कम से कम 1 दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि राजा जौनपुर के जमीन पे है, राजा यहाँ जौनपुर ने दिया। जौनपुर में विद्यालय और स्वास्थ्य की सेवाओं पे अभी कह रहे थे स्वास्थ्य की सेवा सही, ये जो अस्पताल है हम्म, उस अस्पताल का आज नामाकरण इन्हीं के एक राजनीति में लाए हुए नेता थे जो बाद में मंत्री हुए, उमानाथ सिंह जी के नाम से है। उसकी जमीन जो है राजा जौनपुर ने दिया था। आज भी महिला कॉलेज, महिला जो वार्ड है वहाँ का, वो राजा जौनपुर के ही कागज पे हो सकता है दर्ज हो। अच्छा, एक सवाल और करूंगा कि ये अंतिम सवाल है कि जौनपुर की रियासत जो रही वो काफ़ी, जैसे बताया आपने, तमाम सारी चीज़ें रही। अभी क्या लगता है कि लोग अपील करते हैं कि राजा को राजनीति में आना चाहिए, या राजा नहीं आ रहे तो ठीक है, या इनके फादर जो इनके पिताजी थे राजा यादवेंद्र दुबे, जब वो राजनीति में थे तो बेहतर कर पा रहे थे, ऐसा कुछ आपको लगता है? ऐसा है कि देखिए, रियासतें 2 तरह की हैं। एक रियासतें ऐसी हैं जिनको कि राजनीति रास आ गया, राजनीति अच्छा लगने लगा, तो राजनीति में लोग थे और राजनीति में हैं। और कुछ रियासतें ऐसी थीं जो राजनीति में शौकिया थी, अपना शौक पूरा कर रही थी, उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, राजनीति से कोई लाभ उठाना नहीं था। उसमें ये जौनपुर रियासत थी। जौनपुर को राजनीति से कुछ प्राप्त नहीं करना था, जनता की सेवा करनी थी, जनता के बीच बने रहना था, अन्यथा राजनीति में रहते और अपना लाभ उठाना होता उठाते, लेकिन ये इनको पसंद बिल्कुल नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी राजघराने हैं, वो जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो केवल एक टैक्स लगता था, वो है लगान। लगान का 80% ये अंग्रेजों के हवाले चला जाता था, 20% रियासत अपने पास रखते थे, और वो 20% में अपने मान सम्मान, जनता की सेवा, जो भी अस्पताल, स्कूल, जो भी चीज़ें हैं, सब करते थे। तो इस तरीके से ये बजट का जहाँ तक आज का सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि बहुत सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये सिस्टम नहीं था। तो जहाँ तक आप लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की बात अगर आप करें, तो राजतंत्र में बहुत बर्डन लोगों के ऊपर नहीं था, जनता के ऊपर नहीं था। एक ही बर्डन था, वो था लगान। लगान जनता देती थी और उससे जनता का भरण पोषण होता था, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, और जो खजाने होते थे रियासतों के पास, तो इन रियासतों से लगान से आता था और लोगों में वितरित किए जाते थे। जिस मद में जितनी ज़रूरत होती थी दिया जाता था। जो बचता था वो भी राजा खैरात बांटते थे। कभी कभी अपने जन्मोत्सव पर या कोई भी फंक्शन करते थे राजा, तो खैरात बांटने की भी एक परंपरा थी। ये चीज़ें जो है लोकतंत्र में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, जो कि राजतंत्र में था।
इसी यही कारण है कि इंग्लैंड ने आज भी राजतंत्र को समाप्त नहीं किया है। ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इंग्लैंड में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों सम्मिलित रूप से चल रहा है, और वही इंग्लैंड पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना किया है। 12वीं सदी तक तो हर जगह राजतंत्र था, राजा का शासन था। 12वीं सदी में जब ब्रिटेन ने अपने यहाँ शुरू किया है लोकतांत्रिक व्यवस्था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जब लगा, तो वहाँ लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। वही चीज़ें हर स्टेट में हुआ, हर देश में हुआ, अमेरिका में, जर्मनी में, जहाँ भी कहीं आप देख रहे हैं वहाँ वहीं से लोकतंत्र चला है। लेकिन भारत में जो आज का लोकतंत्र है ये बिल्कुल विकृत स्वरूप में है। ये विकृत स्वरूप जो है ये ब्रिटेन का दिया हुआ जो लोकतंत्र है वह ब्रिटेन की तरह का नहीं है। ब्रिटेन में दोनों तरह की जो व्यवस्था थी वो नहीं है, और इसी वजह से आज लोगों में विभेद, बेरोजगारी, अशिक्षा, तमाम सारी समस्याएं देखने को आपको मिल रही हैं। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कमल शुक्ला जी, और इनसे हमने समझा कि राजस्थान के अलावा जो जौनपुर है, जो लोग राजस्थान की चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं, यूपी में जौनपुर राजा ने किस तरीके से राज किया, यहाँ पर सियासत में भी रहे, उनका परिवार, तमाम सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया। उसी हवेली में बैठे हैं जहाँ पर जनसंघ की स्थापना की बात हो रही है, जहाँ पर अटल अडवाणी तमाम बड़े नेता आया करते थे। ये सीरीज कैसी लगी देख कर जरूर बताइएगा, और अगली बार कोई और राज परिवार होगा, राजा परिवार का कोई सदस्य होगा, और फिर वो उसी सारी टीम के साथ हम मिलेंगे। तो देखते रहिए पोल टॉक।